या नाज़रीन, इस वलेंशिया टाउन केस की हकीकत क्या है, क्या हक़ाइक़ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम जर्नलिस्ट नुमान शेख साहब। सर बताइएगा, सारा मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा इबाहम थे, कई सवालात थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे तफ्तीश मुकम्मल हुई तो तकरीबन सारे सवालात के जवाब जो हैं वो सामने आ चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि 98% ये केस सॉल्व हो चुका है। इसमें जो सबसे पहले जो पुलिस को इत्तला मिलती है वो तकरीबन 8:25 पर मिलती है कि इस तरह एक घर में जो है बच्चे और ख़ातून जो हैं उनकी हालत ख़राब है। जिस पर इंचार्ज चौकी हल्लो की वहाँ पे पहुँचता है तो पता चलता है कि बच्चों ने जैसे कोई जहरीली चीज़ खाई है और उनकी वालदा ने भी कोई जहरीली चीज़ खाई है। तो वहाँ से फ़ौरी तौर पर उस खातून को जो है वो शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर कोई 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद पुलिस जो है उनके खामन अलीना के जो नासिर हैं, नासिर डोगर, उनको हिरासत में ले लेती है। उसके बाद तफ्तीश इसकी शुरू होती है। तो नासिर के बयानात जो हैं वो तकरीबन सुबह 4 बजे तक DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, जो उस वक्त SSP थे तौकीर, और जो SP मॉडल टाउन असद अली, ये तफ्तीश करते हैं फैसल टाउन थाने में। अच्छा। तो उसमें जो है वो 80% तक क्लियर हो जाता है कि इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगले दिन जब मोहल्लेदारों से तफ्तीश की जाती है तो ये पता चलता है कि खातून जो हैं वो कार पोर्च में हालत गैर में आई, उनकी हालत ख़राब थी और उन्होंने वहाँ आकर कहा कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। अच्छा। तो उसके बाद एक दफ़ा फिर कई सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। फिर जहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है, बच्चे जो हैं वो पीछे वॉशिंग एरिया में मौजूद होते हैं। जो साथ वालों की बच्ची है वो छत से देखती है कि बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो जाके बेल देती है, नासिर बाहर आते हैं, वो कहती है जी आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं। उसके 5 मिनट बाद वो दोबारा जाके छत से देखती है, फिर वो आके सामने जो लॉन्ड्री वाला होता है उसे बताती है। वो आके बेल देते हैं, वो कहते हैं जी आपके बच्चे पीछे वॉशिंग एरिया में। उसने कहा जी मेरी वाइफ ने बताया वो मूवी देखने गए हैं। बहरहाल आइए आप देखते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं तीनों बच्चे जो हैं वो एक कपड़े में लिपटे होते हैं, गद्दा रख के दरवाजे को बंद किया गया होता है और वहाँ से बच्चे जो हैं वो तकरीबन उसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। इसी दौरान खातून जो हैं वो कार पोर्च में आती हैं, वहाँ पे आके वो ये कहते हुए गिर जाती है कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। अच्छा। अब उसके बाद काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम और उसके अलावा कई कंट्रोवर्सी से क्रिएट हो जाती है। उसमें फिर तफ्तीश का जो आगाज़ होता है CCTV कैमरों की मदद ली जाती है। उनसे पता चलता है कि 6:10 पर नासिर ग्रॉसरी करने बाहर चला गया हुआ था और 7:45 पर ये वापस आता है। इसकी बीवी जो है वो इसको कहती है आप आइसक्रीम खाने। वो कहता है कि नहीं मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे प्यास लगी हुई है। वो कहती है, वो पूछता है बच्चे कहाँ पे हैं। वो कहता है वो तो कज़न के साथ गए हुए हैं, अपने कज़न के साथ फ़िल्म देखने। अच्छा। वहाँ से उसको ये होता है कि फ़िल्म देखने गए हैं और इसी तरह वो बच्ची को भी कहता है और सामने वालों को भी कहता है। इसी दौरान जब दूसरी दफ़ा बैल होती है तो उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम आता है जो कि मोहल्लेदारों की जानिब से ही आता है। अच्छा। वो ये बताते हैं कि जिस वक्त नासिर बाहर आया तो इसकी बेगम पीछे आई है साथ। अच्छा। वो आके इसको कह रही थी कि आप आइसक्रीम खा लें, वहीं पे गेट में लेके आ गई। अच्छा। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले भी मना किया, इसको फ्रीज़र में रख दो, मैंने नहीं खानी। साथ ही वो उन लोगों के साथ पीछे वॉशिंग एरिया में चला जाता है। अच्छा। उसके बाद जो पुलिस को अभी तक समझ आई है, तफ्तीश में ये समझ आई है कि बच्चों को जो है वो खातून ने आइसक्रीम में जहर दिया था। उसके बाद उसकी कोशिश थी कि नासिर को भी जहर दे दिया जाए। अच्छा। अब जब नासिर को जहर नहीं दे सकी वो जब बच्चों को उसने देखा तो वो एकदम ट्रॉमे में गई है। उसकी तबीयत पहले ही जो ज़हनी मरीज़ा भी थी। अच्छा। इसकी तस्दीक उसकी बहनों ने फ़ोन पे भी की अमेरिका से। अच्छा। कि ये पहले भी इस तरह की अटैम्प्ट कर चुकी है खुदसोजी की। अच्छा। वहाँ पे फिर उसने वो आइसक्रीम खुद खा ली। अच्छा। जिसकी वजह से उसकी हलाकत हुई। अब वहाँ पे घर में से इनको एक वो ख़ास नाम है उसका, जहर का वो कैप्सूल तरह की शेप है। अच्छा। वो मिलता है। अब ये डाउट था कि ये जहर आया कहाँ से। अच्छा। क्योंकि उस जहर के ऊपर और इसके अलावा जो प्यालियाँ थी उन पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो सारे खातून के थे। अच्छा। और ये जहर जो है ये मौत का जिनका बाइस बना है बच्चों का और इस खातून का, इसने 20 से 25 मिनट में रिएक्ट किया। ये इतनी देर में ही जान ले गया। अब 20 से 25 मिनट तकरीबन 1.5 घंटे के स्पैम में नासिर उस घर में ही मौजूद नहीं था। अच्छा। इसलिए वो पुलिस की तफ्तीश में आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता गया। इसके बाद जो खातून का मोबाइल है उससे एक फ़र्द के जो है वो कोई राब्ते वगैरह मिले हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो इनका करीबी अजीज़ भी हो सकता है। अच्छा।
उस तक पुलिस पहुंच भी गई है, उससे तफ्तीश हो रही है। अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये है कि उस शख्स ने जहर ला के दिया था। अच्छा, इसमें एक और किरदार भी है। एक और किरदार लाहौर का ही है? लाहौर का ही है। अच्छा, वो उनका रिश्तेदार है? वो इनका रिश्तेदार है, जो बताया जा रहा है कि वो शायद नासिर वगैरह का ही रिश्तेदार है। अच्छा, लेकिन अभी उसकी कुछ इंटेरोगेशन होना बाकी है। मेरी कल बात हुई थी जो एक पुलिस ऑफिसर से, तो उनका ख़ास इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो और ख़ातून ये अमेरिकन नेशनल हैं सारे, तो इस वजह से जो फॉरेन मीडिया है वो भी इसको देख रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी फ़ाइनल कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आ जाए। अब सिर्फ इनके पास जो है फोरेंसिक की रिपोर्ट आनी है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें तो ये पता चल गया कि ये कोई जहरीली चीज़ खाने से इनकी डेथ हुई है। और उसमें पुलिस अभी तक इस नतीजे पर पहुंची है कि ये वो आइसक्रीम ही थी जो लास्ट टाइम बच्चों ने भी खाई और इस खातून ने भी खाई, और उसी में डाल के जहर दिया गया। अच्छा, जो बच्चों का बाप है डॉगर, कहा जा रहा है कि उसकी 2-3 स्टेटमेंट थी जिसमें बड़ा तजाद पाया गया। पहले उसने एक स्टेटमेंट दी, फिर एक दी, ऐसा कोई मामला हुआ? नहीं, उसमें देखें तजाद इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, क्योंकि बच्चे घर में मौजूद थे। तो उसने पहले ये कहा कि मुझे तो यही बीवी ने बताया कि वो मूवी देखने गए हैं। अच्छा, तो उस पर पुलिस को ये डाउट था कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं छुपा रहा। फिर आप देखें कि वो जो उसका खातून का लास्ट बयान था गिरते हुए कार पोर्च में कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया, उस पर भी वो थोड़ा पुलिस तो पता चला खातून ने ऐसे क्यों कहा? देखिए, उसमें जो अभी तक तो यही सामने आया है कि एक तो उसने बच्चों को जहर दे दिया था, खुद भी ज़हनी मरीज़ां थी वो, और उसके बाद वो आइसक्रीम भी उन्होंने खुद खाई जो वो इसको खिलाना चाहती थी जी। तो वो इस ट्रॉमे में थी, तो उनकी शायद कोशिश थी कि मैं जाते जाते या मेरी शायद तबीयत बेहतर हो जाए, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, तो मैं इसका इल्ज़ाम जो है वो इन पे डाल दूं। अच्छा, क्योंकि एट दी एंड तो वो नासिर से ही कोई ग्रीवियंस रखती थी। अच्छा, और उससे कोई बदला लेना चाहती थी। अब पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सिर्फ फोरेंसिक की 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जानी है। फिंगरप्रिंट्स इनके पास आ चुकी हुई है, जो उसकी केमिकल एग्जामिनेशन थी इनके मैदों की वो हो चुकी हुई है। तो अब ये फाइनल रिपोर्ट 3 से 4 दिन में। अच्छा, जिस बंदे ने जहर ला के दिया है उसके साथ हो सकता है कोई मामला हो, उसने अगर जहर ला के दिया, उसी ने भड़काया हो खातून को? देखिए, इसमें भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, अब उसकी क्या प्लानिंग थी, वो बंदे तक पुलिस पहुंच चुकी है, उसकी तफ्तीश हो रही है, अभी उसका नाम सीगा राज में रखा गया। अब सारी स्टोरी उसी पर डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारे मामला तो इसमें भी नया एंगल निकल सकता है, नए फैक्टर आएंगे। देखिए, इसमें नया फैक्टर जायदाद को लेके भी आ सकता है, पैसों को लेके आ सकता है, कोई देरीना दुश्मनी को लेके आ सकता है, या और कोई गैरत के नाम पे भी आ सकता है। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं वो, अब ये 2-3% जो केस रह गया वो सिर्फ पुलिस की जानिब से उसी को फाइनलाइज करना है। देखें, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर नासिर पे शक होता या नासिर की इन्वॉल्वमेंट होती, तो अदालत में जब SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद को बुलाया गया था, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो थे, एक तो वो उसके घर वाले खातून के और नासिर जो हैं, इन दोनों की रजामंदी के साथ वो लाशें इनके हवाले की गई थी। अच्छा, और बच्चों की तदफीन के लिए दी गई थी। अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती तो उन्हें भी, वो कभी भी अगर नासिर को जिम्मेदार ठहराते तो वो उसको बाहर ना आने देते। अच्छा, और इस वजह से लाशें भी जो है वो फिर अभी तक मुर्दा खाने होती, लेकिन वो दोनों ने बाहमी रजामंदी के साथ वहाँ से रिसीव की अदालत से। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके घर वालों को भी समझ आ चुकी हुई हैं, इनको भी पता है। लेकिन अब ये क्योंकि आपस का अच्छा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि खातून का किसी के साथ कोई सीन था और ये सारा मामला हुआ, या जो भी कोई प्लानिंग थी, क्योंकि एक तीसरा बंदा आ गया इस सारे केस में। अच्छा, एक बड़ा अहम केस है, एक ये है पॉइंट है कि ये 15 साल बाद आए थे यहाँ पे। 15 साल से ये पाकिस्तान नहीं आए थे। 15 साल से पाकिस्तान नहीं आए थे, अमेरिकन नेशनल थे, सारे के सारे खातून भी वहाँ पे जॉब करती थी, लेकिन उनकी कोई ज़हनी हालत बेहतर नहीं थी। और खातून की। अच्छा, नासिर के जो पहले बयान थे वो यहाँ लाने का मकसद भी ये था कि ये अपने अजीज़ों कारम में रहेंगी तो इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए वो उनकी वापसी की रिटर्न टिकट भी जो है वो 27 की हुई थी। तो उनका यही था कि ये यहाँ पे आके रहें घर वालों के साथ, मैं बच्चों को और बीवी को यहाँ सेटल करूँ, खुद मैं अमेरिका में अपनी जॉब शॉप करूँ, जो नहीं जॉब ही करते थे। अच्छा, तो वहाँ से मैं फिर खर्चा भेज के तो इन्हें चलाई जाऊँगा, लेकिन इनकी हालत ज़हनी बेहतर हो जाएगी। हो सकता है नासिर डोगर की यहाँ कोई दुश्मनी हो पहले की, तो 15 साल वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि जो भी नेशनल होता है वो आता जाता रहता है ना। देखिए, खातून जो जाने वाली चली गई, ऐसे किसी को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अब उन्हें इस्तेमाल किया गया, बेशक इनकी कोई, देखिए ये दुश्मनी कोई बाहर की नहीं है, अगर कोई दुश्मनी होगी भी तो वो इनके कोई आपस में घरेलू है, जिस वजह से जो आप कह रहे हैं 3rd पर्सन आया वो फैमिली में से आया, वो फैमिली में से ही है कोई। अच्छा,
पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। अब ये असल हक़ाइक़ जो हैं ये 4 से 5 दिन में मेरे ख्याल से सामने आ जाएंगे सारे। कि जायदाद का इशू था, दुश्मनी काफ़ी इश्यूज़ थी है, या जो भी मामला थे, अभी तक इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया जा अच्छा, वो जो थर्ड पर्सन है जो इस केस में उनका रिश्तेदार है, वो ज़ेर हिरासत है या अभी उसको पकड़ा नहीं गया? नहीं, उससे तफ्तीश जारी है। उसे मेरे ख्याल से पुलिस ने कस्टडी में भी लिया हुआ है। अच्छा। और उससे सारी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन अभी इस केस को ज़रा हाइप मिली हुई है तो और फ़ॉरेन मीडिया की नज़र भी है, जिस तरह पहले भी ये केस हुआ था। तो पुलिस ये कह रही है कि कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट ही जो है वो फाइनल करके दी जाए। जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है इसको हम मैटरनल फिलिसाइड, एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कत्ल कर सकती है। जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है इसको हम नफ्सियाती जो तरीका इलाज है उसमें हम इसको कहते हैं मैटरनल फिलिसाइड। इसका मतलब ये होता है कि एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कत्ल कर सकती है। और ये आज का पहला वाक़या नहीं है, ये अगर हम पूरी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स को देखें तो पूरी दुनिया में ऐसे स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि तकरीबन 88 to 90% ख़वातीन जिनको जहनी बीमारियां होती हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसके अलावा जो ये भी स्टेटिस्टिक्स रिसर्च बेस्ड स्टेटिस्टिक्स हैं कि ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को मर्डर करती हैं उसमें तकरीबन 29 to 31% ऐसी माएँ होती हैं जो साथ ख़ुदकुशी भी कर लेती हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं, स्पेशली जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिप्रेशन होता है, जिसमें कि ऐसे ख़यालात आते हैं कि आप अपने आप को या अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हम कुछ बेहतर मतलब कोई अच्छा नतीजा जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं अगर हम रिसर्च की देखें तो ऐसी माएँ जो फिलिसाइड वाला अमल करती हैं उनमें से 29 to 31% माओं में देखा गया है कि वो साथ में सुसाइड भी करती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस अलामत के ज़ेर असर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अपने घर वालों को, जिसमें उनके बच्चे या खामंद या अपना आप इंक्लूडेड है, उन्होंने ये ज़ाहिर किया या उन्होंने ये अमल किया। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता कि आज उसको ख्याल आया कि आज मैंने ये काम करना है और आज उसने ये काम कर लिया। इसके पीछे पूरे पाथवेज़ होते हैं, पूरे रीज़न्स होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस औरत में या इस शख्स में कोई ज़हनी अलामात ऐसी हैं मौजूद जो नुकसान पहुँचाने का अंदेशा ज़ाहिर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि उस औरत के अंदर ऐसी क्या बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें अदराक करना होता है कि क्या ऐसे रवैये हैं, क्या ऐसे ख़यालात हैं या क्या ऐसे जज्बात हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो रहे होते हैं। जिस भी शख्स को नफ्सियाती मसाइल होते हैं उनके अंदर ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राबी पैदा कर रही होती हैं और वो एक दिन में ज़ाहिर नहीं होती। उनके पीछे पूरी एक ट्रेल ऑफ थॉट्स और ट्रेल ऑफ इंस्टांसेस होते हैं जिसमें ये पता चल रहा होता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं हो रहा। ऐसा ख्याल ज़ाहिर करना, ऐसी ख्वाहिश ज़ाहिर करना जिसमें ज़िंदगी के ख़त्म होने का अंदेशा है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने अपने साथ बैठने उठने वाले लोगों के साथ वो चीज़ ज़ाहिर की होती है। नॉर्मली अगर वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि वो अलग थलग रहना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखेंगे कि उनके मूड के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, यानी बहुत या तो लो मूड हो जाएगा या बहुत एकदम से बहुत अच्छा मूड हो जाएगा, ज़्यादा खर्च करना शुरू हो जाएंगे जो नॉर्मल हालात में ऐसे नहीं करते। तो कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो हमें एज अ सोसाइटी, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में वो ऐसे अलामात या ऐसे वार्निंग साइंस जो हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये पहले ऐसे नहीं होता था या पहले ऐसे ये शख्स इस तरह से बिहेव नहीं करता था और अब ऐसे बिहेव करना शुरू हो गया। तो हमें उनको फौरी तौर पर डिटेक्ट करके उनसे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बातचीत करने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग नहीं है तो फिर आपको फौरी तौर पर प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसी भी माहिर नफ्सियात के साथ रब्ता करने की ज़रूरत है कि इनको ये मदद दरकार है। इसके ना बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि ये जो हमारे लिए एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जिसको हम मैटरनल फिलिसाइड कह रहे हैं कि ये हुआ क्यों है।
तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस, फैक्टर्स या कॉजेज़ हो सकती हैं। उसमें सरे फहरिस्त जो है वो तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसको हम नफ्सियाती बीमारियां कहते हैं, नफ्सियाती मसाइल कहते हैं, कि ऐसी कुछ ख़ास नफ्सियाती बीमारियां हैं जिसमें इस तरह के बिहेवियर्स जो मरीज़ है वो कॉमनली करता है। उसके अलावा ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो औरत या आदमी या शख्स जो है उसने ख़ुद कभी एब्यूज़ को या तशद्दुद को या जुल्म को सहा है। अगर उसकी हिस्ट्री में ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि उसने ख़ुद एब्यूज़ सहा है, तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर्स जो हैं वो कर सकते हैं। हर इंसान को इस बात की अवेयरनेस हो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और ज़हनी बीमारियां जो हैं वो एक फ़ैक्ट है, वो रियलिटी है, हमारे माशरे में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम उनसे आंखें नहीं फेर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हुकूमती लेवल पे लोगों को, आम जो कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, घरों में इस तरह की अवेयरनेस दें कि ज़हनी बीमारियां क्या होती हैं और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है और उनको पहली स्टेज पे प्रिवेंशन कैसे की जाती है। इंटरवेंशन बाद में आती है जब हम इस बात का इदराक कर लेते हैं और तशख़ीस कर देते हैं कि इस इंसान को ज़हनी बीमारी है। तो अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जब भी कोई कपल कंसीव करता है या माँ या बाप इस बात पे इस बात पे कंसेंसस होता है कि उनके घर में औलाद होने वाली है, तो उनको पहले कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक तो जब वो शादी से पहले भी एक प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए। हर कोई जो है इस ट्रांजिशन को, जो लाइफ की ट्रांजिशन है शादी करना, ये इसके लिए रेडी नहीं होता, तो उनको थोड़ी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और सेकेंडली जब वो माँ बाप बनने की स्टेज पर आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी काउंसलिंग की जाए कि पेरेंटिंग किस कदर इम्पॉर्टेंट एक ज़िम्मेदारी है जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली है, और उन्होंने इस ज़िम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जब ऐसे मसाइल का आना प्रॉब्लम नहीं होती, मसाइल को डील ना कर पाना प्रॉब्लम होती है।